गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने पढ़ा था खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे इसके उपाय क्या क्या हैं। खनन और परिष्करण के दौरान इन पर पदार्थों की बर्बादी कम हो, वेस्ट ना हो। जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक और लकड़ी का प्रयोग करें। खनन और खनिज सुधार प्रक्रिया में धातु बनने तक कम से कम खर्च हो। रद्दी और पुराने माल का रिसाइकल करें। आपको बताया जाता है बार बार, जैसे कागज़ का रिसाइकल करें, है ना। योजनाबद्ध तरीके से खनिजों का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग करें। नियोजित व सतत पोषणीय तरीके से उपयोग करें। सतत पोषणीय विकास आप सभी को पता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमें बचा के रखना है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खनिजों के अन्य विकल्प ढूंढें, जैसे CNG। ये हमारा खनिज का हो गया। दो तरीके के खनिज हमने पढ़े, धात्विक और अधात्विक। उसमें भी हमने 2 टाइप पढ़े, लो और अलो। अब तीसरा हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन, जो हमें एनर्जी से मिलते हैं। जो ऊर्जा खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन और उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की ज़रूरत है, जैसे बिजली, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी चीज़ें। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिज जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और विद्युत से किया जाता है। 2 तरीके से होते हैं। पेपर में पिछली बार जो पेपर था उसमें आया था ये वाला क्वेश्चन। ऊर्जा संसाधन 2 तरीके से होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। इन 2 भागों में बांटा जाता है। यही क्वेश्चन आया था कि इनमें अंतर, परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में अंतर आया था। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? लकड़ी, उपले, जो हम पहले ज़माने से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और विद्युत, दोनों विद्युत, जैसे जल से बिजली वाली बिजली भी और ताप से बनने वाली बिजली भी। और गैर परंपरागत कौन से हैं? जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा। अब ये हैं कौन कौन से हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। कोयला, भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कोयला। जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म मतलब जीवों से बनता है। जब जीव मर जाते हैं तो उनकी हड्डियों से ये बनता है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकता का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। ऊर्जा उत्पादन में उद्योग और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। जो हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोयले से ही बनती है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। संपीड़न की मात्रा, गहराई और समय के अनुसार कोयले के 3 प्रकार, मतलब इसके बनने की प्रक्रिया के अनुसार 3 प्रकार हैं। सबसे पहला है लिग्नाइट। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। ये मुलायम होने के साथ साथ नमी युक्त भी, इसमें नमी की मात्रा भी है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे पेपर में, पूछा जा सकता है भूरा कोयला कौन सा, तो लिग्नाइट है। लिग्नाइट के मुख्य भंडार तमिलनाडु के नवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। बिटुमिन्स कोयला, गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयलों को बिटुमिन्स कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिन्स कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। तीसरा हमारा है एंथ्रासाइट कोयला, सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना लैंड, जिसकी आयु लगभग 200 लाख वर्ष से बहुत अधिक है, और दूसरा ट्रीश्री निक्षेप, जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। सबसे पहला है गोंडवाना कोयला, जो धातु शोधन कोयला है। प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। जो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा नदी घाटों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं। इन के वीडियो के साथ साथ मैं मैप भी आपको भेजूंगी। ट्रीश्री कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। ये देखो कोयला दिखा रखा, आप सभी ने देखा भी होगा। सेकंड है पेट्रोलियम। कोयले के बाद दूसरा साधन है पेट्रोलियम, खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों का कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएँ संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक और असंख्य रसायन उद्योगों में नोडीय बिंदु का काम करती हैं। भारत का 63% कोयला मुंबई हाई से निकलता है, 18% गुजरात से और 13% असम से आता है। प्राकृतिक गैस, उसके बाद है प्राकृतिक गैस, जो प्रकृति से मिलती है ऊर्जा के साधन के रूप में और पेट्रो रसायन उद्योग से एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलती है, इसलिए पर्यावरण के अनुकूल है, इको फ्रेंडली है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। उसके बाद है विद्युत। बिजली दो प्रकार से पैदा की जाती है, प्रवाही जल से मतलब बहते हुए जल से नदियों में, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। नवीकरणीय साधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। जलवायु लेसन मैंने बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ा। विद्युत मिलती है, इनसे बिजली मिलती है, जैसे भाखड़ा, नांगल, दामोदर घाटी, ये सभी। उसके बाद है ताप विद्युत। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। जब ये सब इस्तेमाल में किए जाते हैं तो जो विद्युत उत्पन्न होती है वो ताप विद्युत है। ताप विद्युत गृह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। अब तापीय और जल विद्युत ऊर्जा में अंतर, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तापीय विद्युत, विद्युत कोयले, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के उपयोग से पैदा की जाती है। प्रदूषण युक्त से प्रदूषण होता है। ये स्थायी स्रोत नहीं है, अनवीकरणीय स्रोतों पर आधारित है। भारत में 310 से अधिक ताप विद्युत के केंद्र हैं, जैसे तलचेर, पांकी, नामरूप, नवेली, उरन आदि। जल विद्युत, जल विद्युत ऊर्जा गिरते हुए जल की शक्ति का प्रयोग करके टरबाइन के चलाने से होता है। प्रदूषण नहीं होता, स्थायी स्रोत है, जल हमेशा रहेगा, तो नवीकरणीय है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलती रहती हैं, जैसे भाखड़ा, नांगल, दामोदर घाटी आदि। फिर गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा निकलती है और इसका प्रयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम, थोरियम, जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, इनका प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में भी थोरियम पाया जाता है। आणविक शक्ति, अणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा। जब अणु टूटते हैं तब जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो। आणविक खनिज और परमाणु ऊर्जा को धारण करने वाले पदार्थ, जैसे यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों? ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आया भी था शायद पिछले साल। क्योंकि सौर ऊर्जा, क्योंकि सूरज हमेशा रहेगा, तो सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, हमेशा यहाँ पर मिक्स मौसम रहता है, ज़्यादातर गर्मी रहती है, धूप पड़ती है। प्रदूषण रहित ऊर्जा संसाधन है, प्रदूषण नहीं होता इससे। नवीकरणीय है, क्योंकि धूप कभी खत्म नहीं होगी, और निम्न वर्ग के लोग भी इसका आसानी से लाभ उठा सकते हैं, मतलब सबको इसका बेनिफिट मिल सकता है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो हवा से जो ऊर्जा मिलती है वो गवर्नमेंट इसका सिस्टम करती है पवन ऊर्जा का। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। बायोगैस क्या है? ऊर्जा जो घास फूस, कृषि कचरा, जानवर तथा मानव अवशिष्ट पदार्थों से प्राप्त की जाती है। उसके बाद है ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। कैसे बनती है ये? संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ीनुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है। इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाते हैं। आदर्श दिशाएं कौन कौन सी इसकी, मतलब कहाँ कहाँ होती है ज्वारीय ऊर्जा? भारत में खंबाती खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तट पर गुजरात में, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दिशाएं हैं। उसके बाद भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गर्मी है उसके ताप का प्रयोग कर जो विद्युत उत्पन्न की जाती है वो भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। हमारे ऊर्जा के संसाधन, ऊर्जा जिससे मिलती है वो सारे हमारे खत्म होते हैं। अब ऊर्जा का संरक्षण हम कैसे करें, ये भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। कैसे बचाएं ऊर्जा को? ज़रूरत न होने पर बिजली बंद कर देनी चाहिए। सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं, इनका प्रयोग ध्यान से करना चाहिए। नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। विद्युत जिससे बचे ऐसे उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। कारपूलिंग, कारपूलिंग का मतलब ये है कि जैसे कार शेयरिंग करके अगर जाना हो तो कहीं जाना हो तो कार शेयरिंग करके जाएं। लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेसन समझ में आ गया होगा।
फिर भी कुछ आपके डाउट्स हैं वो हम क्लास में ले लेंगे।